नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट के मेगास्थनीज और बिंदुसार पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार यानी कि पाटलिपुत्र में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में कुछ समय तक ही रहा था। उसने भारत के विषय में एक इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश कहते हैं कि इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध ही नहीं है, परंतु उसके अनेकानेक उदाहरण जो हैं वो परवर्ती यूनानी लेखकों जैसे स्ट्रेबो है, एरियन है, इनके सबके ग्रंथों से हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेगास्थनीज के विवरण में अनेक अशुद्धियां भी हैं और त्रुटियां भी हैं। जैसा उसने भारतवर्ष में 4 के स्थान पर 7 मूल जातियों का वर्णन किया है और भारतीयों को कहा है कि उनमें लेखन कला और लिखित कानून का ज्ञान ही नहीं है, वह जो भारतीय हैं वो अपरिचित हैं। परंतु इन त्रुटियों के होते हुए भी मेगास्थनीज ने अपने समय का अच्छा चित्रण किया है और उसका भारत विवरण जो है मौर्यकालीन इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। भौगोलिक विवरण के बारे में वह बताता है कि भारतवर्ष का आकार जो है वो एक चतुर्भुज के समान है। उसके उत्तर में हिमोडस पहाड़, दक्षिण और पूर्व में समुद्र और पश्चिम में सिंधु, गंगा, सोन, कोसी, गंडक, गोमती आदि नदियां हैं। सबसे बड़ी जो नदी है वो गंगा है। यह पर्वतीय प्रदेश से निकलकर पूर्व की ओर मैदान में बहती है और फिर पैलीबोथा से होकर समुद्र में गिरती है। इसकी कम से कम चौड़ाई 100 स्टेडियम है। मेगास्थनीज बताते हैं कि भारतवर्ष में गर्मी के समय में गर्मी बहुत पड़ती है। वर्षा जो है वो गर्मी और सर्दी दोनों में ही होती है। सामाजिक अवस्था की बात करें तो वो जो जातियां बता रहा है वो 7 जातियां हैं भारतीयों में। पहली बताता है ब्राह्मण और दार्शनिक। कहता है ये संख्या में थोड़े थे, किंतु इनका जो स्थान है वो अन्य श्रेणियों में ऊंचे दर्जे का था। दार्शनिकों की भी उसने 2 श्रेणियां बताई हैं, एक तो सारमेन और ब्रेकामेन। सारमेन शब्द का प्रयोग तपस्वियों के लिए किया गया है। ये जंगलों में रहते थे, पत्ते और जंगली फल इनका आहार था। वृक्षों की छाल से ये शरीर को ढका करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रेकामान जो थे वो सुख सुविधा और निश्चिंतता का जीवन व्यतीत करते थे और मलमल के वस्त्रों का उपयोग करते थे। उनका काम जो था वो ये पुरोहिताई जो होती है उसका करना था। राजा वर्ष में एक बार देश के समस्त दार्शनिकों और ब्राह्मणों को बुलाकर एक महायज्ञ भी किया करता था। समय समय पर ये धन धान्य आदि की वृद्धि के लिए अपनी सम्मति देते रहते थे, संपत्तियां भी देते थे। ये लोग जनता को आगामी अनावृष्टि, वर्षा, बीमारी आदि बातों से पहले ही परिचित भी करा देते थे। कहते हैं राजा जो है वो इन ब्राह्मणों की सेवाओं के बदले में इन्हें करों से मुक्त कर देता था। दूसरी जाति बताता है वो है कृषक। कहते हैं समाज में इनकी संख्या इन्हीं की थी सबसे ज़्यादा। ये लोग सैनिक सेवाओं से मुक्त थे, अतः वे अपना अधिक से अधिक समय कृषि कार्य में व्यतीत करते थे और इन्हें अपनी उपज का चौथा भाग राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। ग्वाले और शिकारी ये पशुपालन और आखेट करते थे और पशुओं को बेचते भी थे और किराए पर भी देते थे। जंगली पशुओं का शिकार करके कृषि की रक्षा भी करते थे और इनके बदले में इन्हें राज्य की ओर से धन मिलता था। व्यापारी और श्रमजीवी इस श्रेणी में विभिन्न व्यवसायों और उद्योग धंधों में लगे हुए व्यापारी सम्मिलित हुआ करते थे। कुछ व्यवसायी केवल सरकार के लिए ही कार्य करते थे। जो व्यवसायी राज्य के लिए कवच और जहाज बनाते थे उन्हें राज्य की ओर से वेतन मिलता था, परंतु स्वतंत्र व्यवसायियों को अपनी आय का कुछ भाग राजकर के रूप में देना पड़ता था। योद्धा की बात करें तो इनका सारा खर्च राज्य की ओर से दिया जाता था। ये युद्ध के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब युद्ध नहीं होता था तो आराम से ये अपना जीवन व्यतीत करते थे। निरीक्षक के बारे में वो बताता है कि राज्य के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करते थे और इनकी सूचना राजा को देते थे। जो सबसे योग्य और विश्वास पात्र होते थे वे राजधानी और राज शिविर के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। ये गुप्तचरों का भी काम किया करते थे। चौथी जाति उन्होंने बताई है मंत्री और परामर्शदाता। यह वर्ग सबसे कम संख्या वाला था, परंतु चरित्र और बुद्धि बल में सबसे बढ़ा चढ़ा था। सेनानायक,
मुख्य न्यायाधीश आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इस श्रेणी में चुना जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय नहीं अपना सकता था। भोजन के बारे में वह बताता है कि भारतीयों में अलग अलग भोजन करने की प्रथा थी। उनके भोजन का समय निश्चित नहीं था। गेहूं और चावल उनका मुख्य भोजन था। वस्त्र की बात करें तो भारतवासी बहुमूल्य वस्त्रों का प्रयोग करते थे। लोग सोने की तार की कढ़ाई के वस्त्र पहनते थे। इन वस्त्रों पर कीमती पत्थर भी लगे होते थे। कपड़े मलमल के बने होते थे। भारतीय जब चलते थे और उनके पीछे पीछे छत्रधारी सेवक चलते थे, सौंदर्य का उनके जीवन में अत्यधिक महत्व था। उच्च नैतिक चरित्र के बारे में मेगास्थनीज लिखते हैं कि भारतीयों के उच्च नैतिक जीवन की उसने बहुत प्रशंसा करी है और लिखा है कि यहाँ चोरी बहुत कम होती थी। चंद्रगुप्त के शिविर में लगभग 4 लाख लोग इकट्ठे होते थे, परंतु वहाँ चोरियों के उदाहरण जो है वो नगण्य थे। भारतीय लोग बड़े ही मितव्ययी थे। लोग अदालतों में बहुत कम जाया करते थे। अमानत और प्रतिज्ञा संबंधी झगड़े बहुत कम हुआ करते थे। गवाहियों और मोहरों की उनके निकट कोई महत्ता न थी। एक दूसरे पर विश्वास करके अमानत रखते थे। उनकी वस्तुएं खुले आम पड़ी होती थी, किंतु चोरी नहीं होती थी। भारतीय न तो सूदखोर थे और न ही उन्हें मालूम था कि किस प्रकार उधार लिया जाता है। विवाह के बारे में वह लिखता है कि विवाह का उद्देश्य भोग और पुत्र प्राप्ति होता था। मेगास्थनीज लिखते हैं आगे कि समाज में बहुविवाह की भी प्रथा थी। एक स्थान पर मेगास्थनीज ने लिखा है कि एक जोड़ा बैल के बदले में लड़की का पिता अपनी कन्या का विवाह करता था। उसके अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रचलित नहीं थे। देवता के बारे में वो लिखता है कि भारतवर्ष में डियोनोसिस और हेरक्लिस नामक देवताओं की पूजा का उसने उल्लेख किया है, परंतु यह कथन असत्य है। वास्तव में यह क्रमशः शिव और कृष्ण की पूजा थी। आर्थिक व्यवस्था के बारे में मेगास्थनीज लिखते हैं कि भारत की भूमि बड़ी उर्वरक थी। यहाँ अन्नों और फलों की फसलें प्रति वर्ष होती थी। युद्ध के दौरान भी कृषक जो थे वो शांतिपूर्वक अपनी खेती किया करते थे। यहाँ फलों की कमी नहीं थी। जीवन निर्वाह के साधनों की भी कमी नहीं थी। सिंचाई की ओर भी राज्य की ओर से विशेष ध्यान दिया जाता था। कुछ अधिकारियों का कार्य ही जल मार्गों की देखभाल करना और भूमि की नाप करना था। सिंधु और गंगा की नदियाँ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। न्याय व्यवस्था के लिए मेगास्थनीज लिखता है कि राजा जब आबू नसी बेलनों से दरबार में बैठकर शरीर को दबवाता रहता था, उस समय भी लोगों के दुखों को वह सुनता था। वह आगे लिखता है कि भारतीयों के कानून और प्रतिज्ञा पत्र की सरलता इसी बात से प्रमाणित होती है कि वे अत्यंत कम न्यायालय की शरण लेते हैं। उनके यहाँ जमानत या जमा रुपए के संबंध में कोई अभियोग नहीं होता और न उन्हें मुद्रा या साक्ष्य की आवश्यकता होती है। वे यूं ही रुपया जमा करते हैं और एक दूसरे में विश्वास करते हैं। वे अपने धन और घरों का साधारणतः कहते हैं आरक्षित छोड़ जाते हैं, परंतु मेगास्थनीज के अनुसार भारत का दंड विधान जो था वो बहुत कठोर था। छोटे छोटे अपराधों के लिए अंग छेद का दंड दिया जाता था। कहते हैं कारीगर की आंख या उसके हाथ को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों को राजा की ओर से मृत्यु दंड तक दिया जाता था। राजा की बात करता है वो कि राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। राजा की रक्षा के लिए अंग रक्षिकाएं हुआ करती थी। राजा को हर समय अपने जीवन का जो भय लगा रहता था, अतः वह एक ही स्थान पर लगातार 2 रातों तक नहीं सोया करता था। जिस समय वह शिकार के लिए जाता था उस समय भी सड़क के दोनों ओर रस्से लगा दिए जाते थे और उन रस्सों को लांघने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। शिकार के अवसर पर भी स्त्रियां ही उसकी अंगरक्षिकाएं हुआ करती थी और जो कि ये सशस्त्र होती थी। राजा के महल के बारे में वो लिखता है कि बड़ा ही भव्य और विशाल था। इसके खंभों पर सोने चांदी की नक्काशी की गई थी। चांदी के पक्षियों को उन पर सजाया गया था। राजमहल के चारों ओर बगीचा बना हुआ था। इन्हीं भवनों के आसपास विभिन्न ताल थे जिनमें मछलियां तैरा करती थी। इस तरह से उसने बहुत बताया है कि राजा जो है बड़े ठाठ बाट से रहा करता था। पाटलिपुत्र के बारे में लिखता है कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। यह भारत का सबसे बड़ा नगर था जो 9 सही 1/4 मील लंबा और लगभग 1 सही 3/4
मील चौड़ा था। इसके चारों ओर 600 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी एक खाई थी। खाई के अतिरिक्त लकड़ी की एक दीवार भी बनी हुई थी और इस दीवार में 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। पाटलिपुत्र नगर का प्रबंध 6 समितियों वाला एक म्यूनिसिपल बोर्ड करता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मूल्यांकन अगर हम करें तो हमें पता लगता है कि वह एक साहसी योद्धा, कुशल सेनानायक, महान विजेता था। यद्यपि उसे उत्तराधिकार के रूप में कोई भी प्रदेश प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु उसने अपने साहस और पराक्रम और सूझबूझ के बल पर केवल मगध राज्य पर ही अधिकार नहीं किया, अपितु उत्तर पश्चिम के अतिरिक्त दक्षिण में भी उसने अपनी विजय पताका फहराई थी। उसने ऐसा विशाल साम्राज्य स्थापित किया जो हिंदू कुश से बंगाल तक और हिमालय से उत्तरी मैसूर तक विस्तृत था। वह केवल एक विजेता ही नहीं अपितु एक प्रतिभाशाली शासक भी था। उसने अपने विशाल साम्राज्य की शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए सुसंगठित शासन व्यवस्था का भी प्रबंध किया था। एक राष्ट्र निर्माता था। उसने सीमांत प्रदेशों से यूनानियों को मार भगाया। ये सब इसके चंद्रगुप्त मौर्य की एक कहते हैं बहुत ही अच्छे चरित्र की झांकी हमें मिलती है। साहित्य और कला का भी संरक्षक था, वो कूटनीतिज्ञ भी था। उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर संभव कदम उठाया इत्यादि। अब बिंदुसार की हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रो चेडस, कहीं लिखा हुआ है अमित्रा चेटस के नाम से इसे पुकारा है, जबकि ये शब्द के एक ही शब्द के रूपांतर हैं। इनका समीकरण संस्कृत के अमित्र घात के साथ किया गया है। बहुत से शत्रुओं के विनाश के कारण ही उसे यह उपाधि प्रदान की गई थी या उसने यह उपाधि प्राप्त की थी। अधिकांश पुराणों और बौद्ध ग्रंथों जैसे दीपवंश और महावंश में भी उसे बिंदुसार के नाम से ही पुकारा गया है। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इसके बारे में हमें बहुत कम बात मालूम पड़ती है। जैन साहित्य के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। एरियन के अनुसार बचपन से ही उसे नौकाएं चलाने और मछलियों का शिकार करने का शौक था। महावंश टीका के अनुसार बिंदुसार की पत्नी का नाम धम्मा था, परंतु अशोकवदान नामक ग्रंथ में उसकी पत्नी का नाम सुभद्रांगी दिया गया है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार यूनानियों में उसका नाम अमित्रोचेडस बताया गया है। इस नाम से यह सिद्ध होता है कि राजमहल में पला वह एक दुर्बल राजकुमार नहीं था। इसके विपरीत वह फौलाद से बना हुआ था और इस योग्य था कि इतने बड़े साम्राज्य का भार वहन कर सके और सभी शत्रुओं से उसकी रक्षा कर सके। बिंदुसार की राजसभा की बात करें तो बौद्ध और जैन कथाओं से हमें ज्ञात होता है कि बिंदुसार ने अपने पिता के योग्य और चतुर कर्मचारियों को अपनी सेवा में रखा था। तारानाथ बताते हैं कि चंद्रगुप्त का महामंत्री जो चाणक्य था वो बिंदुसार का भी मंत्री था। परिशिष्ट पर्वन बताते हैं कि यानी कि परिशिष्ट पर्वन के अनुसार सुबंधु भी बिंदुसार का मंत्री था जो चाणक्य का प्रतिद्वंदी था। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार को शासन कार्य में सहायता देने के लिए 500 सदस्यों की एक सभा थी। ऐसी अवस्था में संभव है कि उसने एक ही समय में अनेक मंत्रियों की नियुक्ति की होगी। बिंदुसार की विजय की बात करें तो बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त की दिग्विजय की नीति को जारी रखा। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ कहते हैं कि बिंदुसार के महामंत्री चाणक्य ने 16 नगरों के राजाओं और अमात्यों का विनाश किया और एक लंबे युद्ध के पश्चात पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच की संपूर्ण भूमि को राजा बिंदुसार की अधीनता में ला दिया था। इस कथन के आधार पर कुछ विद्वान बिंदुसार को ही दक्षिण भारत का विजेता मानते हैं। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार कहते हैं कि निसंदेह दक्षिण भारत की विजय का श्रेय बिंदुसार को ही है, जिसने कि आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में यह कठिन कार्य संपन्न किया था। परंतु अधिकांश विद्वान बिंदुसार को दक्षिण भारत का विजेता स्वीकार नहीं करते हैं। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे कहते हैं कि हम यह नहीं मानते हैं कि बिंदुसार ने दक्षिण विजय की थी। यह विजय उसके पिता चंद्रगुप्त ने ही की थी। तथापि इतना निश्चित है कि बिंदुसार ने अधिकृत साम्राज्य को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण रखा। संभव है कि इस अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए उसे कुछ युद्ध करने पड़े होंगे।
या विद्रोहों का उसने फिर दमन भी किया था। बिंदुसार के समय के कौन कौन से विद्रोह हुए, तो दिव्यावदान बताता है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए, परंतु ये विद्रोह बिंदुसार के विरुद्ध नहीं वरन तक्षशिला के शासकों के दमनकारी शासन के विरुद्ध थे। दिव्यावदान के अनुसार राजा बिंदुसार के विरुद्ध तक्षशिला नगर में लोगों ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने कुमार अशोक को भेजा था। तक्षशिला के नागरिकों ने अशोक का स्वागत करते हुए कहा था कि न तो हम कुमार के विरुद्ध हैं और न राजा बिंदुसार के, परंतु यहाँ के दुष्ट जो अमात्य हैं यानी कि जो शासक हैं वो हमारा शोषण करते हैं। अशोक ने तक्षशिला के नागरिकों को समझा बुझाकर परिस्थिति पर नियंत्रण कर लिया था और विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया था। दिव्यावदान में तक्षशिला के द्वितीय विद्रोह का भी वर्णन किया गया, यानी कि दूसरे विद्रोह का भी। इस बार बिंदुसार ने विद्रोह के दमन के लिए अपने बड़ा जो पुत्र था सुसीम उसको भेजा था। इन विद्रोहों से यह स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद प्रांतीय अधिकारियों ने अपनी दमनकारी नीति के कारण जनता को तंग करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण जनता को विद्रोह का झंडा उठाना पड़ा था। परंतु बिंदुसार ने अपनी सूझबूझ से अपने राजकुमारों को भेजकर विद्रोह को शांत कर दिया था। विदेश नीति, चंद्रगुप्त मौर्य के समान बिंदुसार के समय में भी भारत का विदेशों के साथ घनिष्ठ संबंध था। सीरिया के शासक एंटियोकस ने बुद्ध बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। इसके अतिरिक्त यूनानी और भारतीय नरेशों के बीच में पत्र व्यवहार भी होता रहता था। सीरिया के शासक एंटियोकस तथा बिंदुसार के बीच होने वाले पत्र व्यवहार से ज्ञात होता है कि बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। सीरिया के शासक ने इसका उत्तर दिया था कि अंजीर और शराब तो हम आपको भेज देंगे, परंतु दार्शनिक नहीं भेज सकेंगे क्योंकि हमारे देश का कानून दार्शनिक भेजने के विरुद्ध है। बिंदुसार के व्यक्तित्व के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमें पता लगता है कि यह एक साहसी योद्धा और कुशल सेना नायक था। उसने अनेक शत्रुओं का दमन किया, अपने पिता चंद्रगुप्त से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखा। वह विद्या प्रेमी भी था, विद्वानों और साहित्यकारों का सम्मान करता था। उसकी रुचि बड़ी परिष्कृत थी और वह दर्शनादि के अध्ययन और अनुशीलन में काफ़ी रुचि लेता था। उसकी सभा में अनेक विद्वानों और धर्माचार्यों को संरक्षण प्राप्त था। उसका धार्मिक दृष्टिकोण भी उदार था। वह सभी संप्रदायों के लोगों के साथ सहिष्णुता का बर्ताव करता था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी लिखते हैं कि बिंदुसार चंद्रगुप्त के आदर्शों और तरीकों का प्रशंसक था और उसने अपने यशस्वी पिता की परंपराओं की रक्षा का पूरा प्रयत्न किया। चंद्रगुप्त के पुत्र और उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार की कीर्ति का एकमात्र आधार यही है कि उसने एक और तो अपने पिता के जो उत्तरदायित्व है उसको अक्षुण्ण रखा, तो दूसरी ओर किसी न किसी प्रकार से अपने योग्य पुत्र और उत्तराधिकारी का मार्ग भी प्रशस्त किया। बिंदुसार का काल अशोक के यशस्वी युग के भविष्यवाणी करता है। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 25 वर्ष तक शासन किया, अतः उसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। धन्यवाद।